अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। हम लोग लगातार जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रहे हैं और इसका डिस्कशन कर रहे हैं। आपका, हमारा, सबका टारगेट एक ही है अभी, टारगेट 2020, जेई मेन 2020 और नीट का 2020, यही हमारा अभी टारगेट है। चाहे हम टीचर हो चाहे बच्चा हो, सबका टारगेट यही है। तो उसके लिए एग्जैक्टली हमारे पास 1 मंथ बाकी है। अब कोई भी बच्चा क्या गलती करता है, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करता है। अरे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बेवकूफी है। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन से ये बता देंगे कि किसी भी चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो एक तरीके से हम ये वीडियोस डाल के आपका एक तरीके से चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं। और ये ऐसी चीज है, एक ऐसा फैक्टर है जो कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा है लेकिन है। दूसरी बात, इस चैनल के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 को अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके, तो आपको पता चलेगा कि बोहर मॉडल से पूछे जाने वाले मैक्सिमम सवाल है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोहर मॉडल से। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बोहर मॉडल। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैं किसी एक चैप्टर का बता रहा हूँ। अब आप सोचो, हम इतने सारे चैप्टर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को कितना फायदा होगा। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डाल चुके हैं, मेटलर्जी का चैप्टर डाल चुके हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 1 डाल चुके हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ अच्छी होती जाए। तो चालू करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट 2 से। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, सेपरेट सॉल्यूशन लिया है आपका C2H5OH का और Mg3PO4 का और KBr का और Na3PO4 का। ठीक है, सबकी कंसंट्रेशन बता रखी है कुछ ना कुछ, है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर का बताना है आपको कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा या फिर सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका फॉर्मूला होता है ICRT, सबसे बढ़िया जो बच्चों को बोलता हूं, आप फॉर्मूला लिख दो और जो चीज कांस्टेंट है उसको काट दो। तो जैसे इन सारे सॉल्यूशन के लिए R की वैल्यू और T की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो बस बात खत्म, इसको काट दो। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, IC के। मतलब आपको वेंट ऑफ फैक्टर देखना है और कंसंट्रेशन देखनी है। तो हर एक के लिए आप वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो C2H5OH ये आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसकी I की वैल्यू अपन क्या मानेंगे, 1 इंटू 0.5, ठीक है। इससे सॉल्यूट की संख्या नहीं बदलेगी, आप चाहे पानी में डाल दो। लेकिन Mg3PO4 को जैसे आप पानी में डालोगे तो सॉल्यूट की संख्या बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि Mg3PO4 होल ट्वाइस एक इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें अल्फा तो कुछ बता नहीं रखी, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 1। अल्फा की वैल्यू 1 है, मतलब पूरा डिसोसिएट होगा। C2H5OH डिसोसिएट नहीं होता क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वही तो डिसोसिएट होगा। तो Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो इसका डिसोसिएशन से कितने आयंस मिलेंगे आपको, 3 और 2 5। तो 5 इंटू कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 0.1। ऐसी KBr की कितना हो जाएगा, IC की वैल्यू, हम सबकी IC की वैल्यू देखेंगे, 0.25 इंटू 2, क्योंकि ये 2 आयन देगा। ऐसी कर जाते हैं, Na3PO4 में आ जाते हैं, तो ये कितना आयन देगा, 4। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.125 इंटू 4,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 0.5, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.5। अगर 0.125 की वैल्यू अगर आपको पता है, नहीं पता है तो याद रखो 1/8 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.5। अगर सबकी आईसी की वैल्यू सेम है और आर और टी की भी वैल्यू सेम है, तो सारी सॉल्ट का जो भी सॉल्यूशन बनेगा उन सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम। आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी लिक्विड का, ऐसे मेंशन नहीं कर रहा है कि लिक्विड कौन सा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। जैसा कि आप जानते हैं क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, जो कि आप दो तरीके के चैप्टर में बताते भी हैं अपन। एक तो इसमें बता देते हैं क्लॉसियस क्लेप्रोन, स्पेलिंग मिस्टेक तो मत देखना ज्यादा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्लॉसियस क्लेप्रोन आपको पता होना चाहिए। तो क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन क्या थी, ln p इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाय आर टी प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो एक तरीके से ये क्या है आप देख सकते हो, इसमें एक p और t में एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर, यहाँ पे आपका टेम्परेचर, मैं किसी भी एक लिक्विड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब पानी बॉईल कब होता है, जब वेपर प्रेशर एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाता है 1 atm, और 1 atm कितने टॉर का होता है 760। तो एग्जैक्टली अगर अपन आप देखो कि 760 टॉर, जिसमें पानी आपका क्या होता है बॉईल होता है, ठीक है, आपकी गैसियस फेस बनाएगा जो कि किस पे होती है 100 डिग्री सेल्सियस। कई बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा बताओ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या होगा, तो कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं बेटा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। एक्सटर्नल प्रेशर होगा उस हिसाब से आपका बॉइलिंग पॉइंट बदलता रहेगा पानी का। ये कई सारी चीजें हैं ऐसी जो बच्चों को पता नहीं है, और ये पता अगर आपको लगानी है और चलते रहना है हमारे साथ, तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। तो प्रेशर के साथ, प्रेशर जैसे जैसे चेंज करोगे आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने वाटर का केस बताया। ऐसी सेम टू सेम इस तरीके का ग्राफ आपका किसका रहेगा, दूसरे लिक्विड का भी रहेगा। बस फर्क बस एक चीज का हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर 760 के बराबर हो जाएगा जिस पे ये बॉइल करेगा, जो कि मैं देख लेता हूँ कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ, जैसे कि आपका डाई इथाइल ईथर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसका लगभग आपका बॉइलिंग पॉइंट 34.6 होता है। दोनों सॉल्यूशन, दोनों एक तरीके से सॉल्वेंट अलग अलग हैं। ये वाटर है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर सर बराबर क्यों करा, क्योंकि दोनों के लिए एक्सटर्नल प्रेशर सेम करेंगे तभी तो पता कंपेयर कर पाएंगे कि कौन ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने आपको बता दी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है इस इक्वेशन में कि ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन होती है, इस बार अपन वेपराइजेशन वाला ही ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन होती है, ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मानते हैं जब इस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियर वैसे आपका डिपेंड करता है और वो इंक्रीज करता है। देख भी सकते हो ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग नॉन लीनियर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, the observed osmotic pressure for this at this theoretical value of, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बतानी है वेंट ऑफ फैक्टर की, ठीक है। थ्योरेटिकल तो आप डायरेक्ट ऐसे ही देख सकते हो। स्पीसीज कितनी मिलेगी, NH4 प्लस कितना मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से NH4 प्लस कितना मिलेगा 2, NH4 SO4 होल ट्वाइस कितना मिलेगा 2, Fe के कितने आयंस मिलेंगे 1, इसका मतलब 5। तो ये तो आपकी क्या आ जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू,
ठीक है, इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर 3 या तो ऑप्शन नंबर 1। अब वो बोल रहा है कि ऑब्जर्व वाला भी आपको बताना है साथ साथ वेंट ऑफ फैक्टर। तो ऑब्जर्व वाला कैसे निकालेंगे? तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करो, आईसीआरटी कर लो, ठीक है, आई की वैल्यू निकाल लो, ये जो भी आई की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ऑब्जर्व, मतलब जो असल में है इस सॉल्यूशन की। और थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी होती है, जो अपन खुद सोच लेते हैं और कॉपी में निकाल लेते हैं, जैसे कि 5। और ऑब्जर्व क्या होगी, जो ऑब्जर्वेशन से निकलेगी। तो आई की वैल्यू जो भी ऑब्जर्वेशन से निकलती है उसको आई ऑब्जर्व बोलेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, 0.1। आर की वैल्यू कितनी है, 0.082। टेम्परेचर कितना है, 298। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10.8। लगभग इतना समथिंग कुछ आ गया, ऐसे हो गया। यहां से आप आई की वैल्यू निकाल लो, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4.42। ठीक है, अगर ये आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आप, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं 0.1 इंटू ये आपका 1/12 और ये लगभग 300 के आसपास ले लीजिए और इसको 10 के आसपास ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 तो गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका 25। तो आई की वैल्यू लगभग 4 के आसपास होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको कर सकते हो। अब 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि आपका ये 300 केल्विन नहीं है, 298 केल्विन है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कभी कभार अपन ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि अप्रोक्सीमेशन कैसे क्या करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, for an ideal solution of two component A and B, which of the following is true? आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताना है कौन कौन सी चीज आपकी क्या होगी, सही होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है आपकी, जीरो। भाई बॉन्ड इंटरेक्शन सबका क्या होता है, आप ए को बी के साथ आप अगर मिला भी दोगे तो ए बी बॉन्ड बनेगा। सारे के सारे एक तरीके से बॉन्ड्स इक्वल है, एक तरीके से कोई इंटरेक्शन पावरफुल नहीं है। भाई ए बी का इंटरेक्शन ए और ए बी से ज्यादा हो तो समझ में भी आता है कि भैया हो सकता है कम ज्यादा। ऐसी ही डेल्टा एच के साथ साथ इसकी डेल्टा वी मिक्सर भी आपकी क्या होती है, जीरो। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये डेल्टा वी मिक्स क्या है। चैनल के साथ रहोगे तो अपडेट्स आपको पता चलती रहेगी, कुछ चीजें आपकी सस्पेंस में ही अच्छी लगती है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा डेल्टा वी मिक्स क्या है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो कमेंट करेगा फिर उसको मैं बताऊंगा मेन इसका सॉल्यूशन कि डेल्टा वी मिक्स असल में होती क्या है। ठीक है, तीसरा, ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 185 व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, पहली बोल जाए भैया उड़ता ही नहीं है ये अपनी वेपर फेज में जाता ही नहीं है, was dissolved in 100 ग्राम of acetone, its vapor pressure was 183, molar mass of the substance is। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, नहीं पूछा है, मोलर मास पूछा है। तो मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको ध्यान भी रखना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। इसकी वैल्यू आप ध्यान रखो और ये काम भी आती है आपके एक तरीके से। ठीक है, कैसे काम आती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आई इंटू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इससे जो आंसर आपका आएगा वो एग्जैक्टली आएगा, मतलब आपका कोई अप्रोक्सीमेशन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो पी नॉट माइनस पी एस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं जब अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं किसके अंदर, एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो वॉलेटाइल है, तभी तो इसका वेपर प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब वॉलेटाइल है। तो पी नॉट माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट
ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट। तो एक तरीके से जो ये रेशियो है वो क्या है, एक्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। इसका मतलब अब देखो दोनों के लिए टोटल मोल्स तो क्या होंगे, सेम। इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, हमेशा एन ऑफ सॉल्यूट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से, बस। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में कुछ आपको डाटा बता नहीं रखा है, तो आई की वैल्यू हम क्या मानेंगे, एक, क्योंकि कुछ बता ही नहीं रखा है। तो बस पी नॉट माइनस पी एस, तो ये पी नॉट माइनस पी एस तो कितना हो जाएगा आपका, ये 185 और ये आपका कितना है 183, तो ये 2/183 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू तो 1 है, एन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका। अब देखो सॉल्यूट क्या है आपका, पता नहीं, सब्सटेंस से कुछ बता नहीं रखा है कि वो सब्सटेंस क्या है। तो 1.2 अपॉन एम इंटू, क्योंकि सॉल्वेंट की मोल नीचे है, तो सॉल्वेंट आपका क्या है, एसीटोन। अब देखो एसीटोन का फॉर्मूला आपको बता रखा है, मोलर मास बता रखा है, नहीं बता रखा है। इसका मतलब आपकी जेई चाहती है कि आपको ऑर्गेनिक भी आई, ऑर्गेनिक आएगी तो आपको फायदा रहेगा। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, ठीक है, नेल पॉलिश में इसी को यूज करते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश में यही होता है CH3CO CH3। तो इसका आप मोलर मास निकालो, कितना आ रहा है 36 प्लस 16 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 32, ये आपका आ जाएगा 36 और ये 22, 36 नहीं 22 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 58, ये हो गया, ठीक है। फिर अरे 58 तो नीचे तो ना आएगा, 58 तो ये मोलर मास आया अभी, मोल्स के लिए अपन क्या करेंगे 100 और 58 क्या ले जाएंगे ऊपर, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 अरे क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर दिया। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 इंटू 58 इंटू 183 अपॉन 200, लगभग इतनी आ जाएगी, ये हो गया, ये आपका हो गया 6 है ना। 58 इंटू 6 कितना हो गया, वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48, तो 6 इंटू 5 34, 358, 348 इंटू 183 अपॉन 1000। कर सकते हो ये कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है। तो अगर ये आपको पता लगाना है तो उसके लिए एक वैदिक मैथमेटिक्स का हमने एक लिंक दे रखा है इस चैनल में, जिसमें अगर बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 डिजिट वाले का 3 डिजिट वालों के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उस लिंक को देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस is composed of 1.5 mole of benzene and 3.5 mole of toluene. If vapor pressure is dash 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 dash, then total vapor pressure of the solution will be, and mole fraction। अब देखो आखिरी वाली लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, and benzene mole fraction in equilibrium with it, मतलब खुद के साथ जो इक्विलिब्रियम पे जाने पे बेंजीन के गैसियस मॉलिक्यूल्स जो आपके बन रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम होगा ऐसा कुछ। तो इस गैसियस वाले फेस में इसके मोल फ्रैक्शन बताना है, जिसको अपन y से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू अपन को बतानी है। मेन तो ये वाला पार्ट था जो कई सारे बच्चों ने इसमें गलती कर दी, बस समझने में ही गलती करेंगे अपन, अपन को आता सब कुछ है, फॉर्मूला कैसे क्या है, बस अपन की गलती कहाँ हो जाती है, हम क्वेश्चन को गलत वे से इंटरप्रीट कर लेते हैं और आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो ये निकाल लो, इसके जो मोल फ्रैक्शन है यहीं पे निकाल लो, वही आंसर है 1.5 अपॉन दोनों के मोल को प्लस कर दिया तो 5.3, सर 0.3 तो ऑप्शन में ही नहीं है।
अरे भैया उसने साफ क्वेश्चन बोला इक्विलिब्रियम पे जो भी मोल फ्रैक्शन आपके बने उसकी वजह से उसके मोल फ्रैक्शन निकालने, मतलब गैसियस पार्ट के निकालने हैं। इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ना कि x की। और साथ ही साथ साथ ये भी बोला है टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर सब में अलग अलग है, तो जिस बच्चे ने टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी निकाल लिया उसका आंसर सही है। तो पीएस की वैल्यू जो कि क्या होगी हमारे हिसाब से आपका पी बी एक्स बी प्लस पी टी एक्स टी, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, जो कि प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर को बताएगा। यहाँ पे दोनों ही लिक्विड, ठीक है, तो ये इसका कितना आ जाएगा, बेंजीन का कितना है भैया 74.7, मोल फ्रैक्शन 0.3, इसका कितना है 0.7 इंटू 22.3, तो इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है लगभग। तो आ जाते हैं इसकी निकालते हैं 74.7, तो आप ऐसा करो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से अपन डिवाइड कर लेंगे फटफट, ठीक है। तो 3 इंटू 7 21, ये आपका 2 इधर आ गया, 3 इंटू 4 12 14 इधर आ जाएगा, ये आपका 2241 22.41। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 22.41, ठीक है। 22.3 इंटू 0.7 देखते हैं कितना आ रहा है, 23 ऐसा हो गया, इसको छोड़ो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ये 2, ये आपका 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16 हो गया, 7 इंटू 2 कितना आपका हो जाएगा 14 15 15.61 15.61, तो इसका कर दो 22.41, तो ये आ जाएगा 2, ये लगभग 0 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 538 38 38 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अब देखो एसिटिक एसिड ये एक तरीके से आपका क्या है पोलर, और बेंजीन क्या है नॉन पोलर, ठीक है। तो इसके साथ तो इंटरेक्शन कुछ होगा ही नहीं, तो एसिटिक एसिड के साथ क्या कर लेता है इंटरेक्शन कर लेता है और एच बॉन्डिंग कर लेता है। ऐसे आपकी एच बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इसके पास डेल्टा माइनस, ऐसे ही आपका ये CH3, इसके पास आपका डेल्टा प्लस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, ऐसा O और फिर ये H, तो ऐसे करके H बॉन्डिंग होते हैं। अब आप देखो कि जैसी एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन के अंदर डाला, इसका क्या हो गया एसोसिएशन, इसको क्या बोलेंगे एसोसिएशन, इसको क्या बोलेंगे डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन या एसोसिएशन आप बोल दोगे, तो उस हिसाब से फिर आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। दूसरा सवाल ये होता है कि एसिटिक एसिड ऐसा पानी में क्यों नहीं करता है, क्योंकि पानी बेटा पोलर है और दो एसिटिक एसिड को वो जुड़ने ही नहीं देता है, इसलिए इस तरीके का एसोसिएशन सिर्फ किस में होता है बेंजीन में। क्वेश्चन नंबर 8, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर बताना है। अब देखो पानी का वेपर प्रेशर, प्योर पानी का बताना है, प्योर पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा, अब ये तो सॉल्यूशन का बताना है अपन को, पानी का कितना होता है बेटा, अब कुछ भी नहीं बता रखा है तो हम क्या मानेंगे 180 m के बराबर 760 टॉर, ठीक है। सॉल्यूशन का बताना है तो सॉल्यूशन का आपका कितना हो जाएगा, आपका पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है H2O, तो इसका देख लेते हैं। तो पी नॉट आपका 760 इंटू इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 178.2 अपॉन 18 अपॉन 178.2 डिवाइडेड बाय 18 प्लस इसके कितने मोल हो जाएंगे 8 अपॉन आपका 180, ऐसा समथिंग कुछ हो जाएगा। अब देखो
ये डिवाइड हो रहा है क्या, 178.2 डिवाइडेड बाय 18, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ये आपका आ रहा है क्या। 6 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 2, तो ये आपका हो जाएगा 58 58 54 54 आ रहा है ये 3, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और फिर 9 और फिर 7, ये और भी हो रहा है क्या, देख लेते हैं, हो रहा है शायद 9.9, लगभग 10 के आसपास ना। तो अपन ऐसा कर लेते हैं 760 के आसपास होगा, काफी ज्यादा करीब लग रहा है मुझे तो। 9.9 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 9.9 प्लस 1 तो 10, तो 99% इसका 760 का लगभग कितना हो जाएगा 759। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो 760 इंटू 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 760 100, ये हो गया 760 800 माइनस 760, तो ये कितना हो जाएगा 76, तो ये लगभग आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये 2, ये आपका 5 75 752 और 100 नीचे है तो 752.40, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी टफ थी, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, solubility of N2 in water this पार्शियल प्रेशर आपको बता रखा है, solubility बता रखी है। अब अपन देखो गैस तो सेम है, बस फर्क क्या है कि अलग अलग प्रेशर पे आपकी solubility क्या होगी, अलग अलग। अब इसमें क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि इसमें दोनों में आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन की पानी के अंदर solubility बतानी है। इसका मतलब जो solubility है, जो कि होती है आपकी solubility को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, पार्शियल प्रेशर जो भी गैस का है Pn2 इज इक्वल टू आपकी जो भी solubility है N2। ठीक है, ये आपका मोल फ्रैक्शन में भी हो जाता है कई बार और ग्राम लीटर में भी हो जाता है, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, solubility की यूनिट। ठीक है, और इंटू केएच जो कि क्या होता है गैस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब केएच की वैल्यू तो सेम है, मैंने कहा था जो चीज कांस्टेंट है उसको काट दो, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी 550 टॉर में कितनी दे रखी है 0.1, तो 550 इज इक्वल टू प्रेशर का रेशियो देख लेते हैं 550 अपॉन 750, सॉल्युबिलिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन एक्स, जो आपकी पता नहीं 750 में कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये आपका 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.015। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। An aqueous solution of salt MX2 at certain temperature has a want of factor 2 dissociation for this salt of और दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट। अब कई बच्चे क्या होता है कि वेंट ऑफ फैक्टर और अल्फा के बीच में रिलेशन याद रखते हैं, मैं तो कहता हूँ याद ही मत रखो, आप जैसी सॉल्ट है उस हिसाब से आप कर लो और कंसंट्रेशन 1 मान के चल लो, बस बात खत्म। तो m प्लस 2 और x माइनस x माइनस कितने बनेंगे 2। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे आयंस कितने हैं अपने 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ये हो जाएगी। ठीक है, अब वेंट ऑफ फैक्टर कितना बता रखा है 2, तो अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5। सिंपल, कोई फॉर्मूला था क्या इसमें, नहीं था, सिंपल आपको बस यही देखना था कि टोटल स्पीसीज आपकी कितने सॉल्यूट मिलेंगे 1 प्लस 2 अल्फा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पहले कितने थे 1 मोल थे। तो ये फायदा होता है
आप अगर कंसंट्रेशन या मोल आपके एक ले लो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। Freezing point of benzene decreases by 0.45 when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associate to form dimer in benzene, ये देखो वही dimerization, percentage association of acetic acid in benzene will be। ठीक है, आपको percentage association बताना है। तो देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एसोसिएशन के लिए आई, एसोसिएशन हो रहा है मतलब आई कुछ लेना पड़ेगा आपको, इनटू आपका केबी कितना है, केबी 5.12, पता है ना ये सबको फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के बी के एफ इंटू एम होता है। ठीक है, के एफ की वैल्यू दे रखी है तो एम की वैल्यू निकालनी है बस, मतलब मोलालिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 0.2/60 अपॉन 20 इंटू 1000, ऐसा हो जाएगा। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.45। अब एसोसिएशन, ठीक है, तो आई की वैल्यू लगभग कितनी आ जाती है देख लेते हैं यहाँ से 0.45। अरे ये तो हटा ही दो यार, पॉइंट साला बेकार चीज है, ये पॉइंट पॉइंट तो हट जाएगा। ठीक है, ये गया, 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये भी गया। बहुत ही अच्छा, सारे डेसिमल हटते जा रहे हैं अपने, तो हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो रही है, सही है। अच्छा है, अच्छा है। 45 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 512, ऐसा समथिंग। टू तो कट गया आपका, 512 इसका कर, इसका कर कट रहा है क्या ये, तो ये 9 से कट रहा है शायद, कट रहा है क्या, 45/512 लगभग, तो ये ऐसा कुछ 666, तो 2 तो काट दिया अपन ने, ये हो गया, चलो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 3 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं 3 से, तो 170, और ये क्या हो जाएगा 15, इसको मत काटो 6 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 90 अपॉन 170 लगभग, ऐसा हो जाएगा 9/17। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अब देखो आपका एसोसिएशन हो रहा है और परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, तो अपन एसिटिक एसिड को ए मान लेते हैं, तो दो ए मिलके क्या बनाते हैं, एक डाइमर A2, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 माइनस अल्फा बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/17, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/17 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 16/17, तो लगभग किसके आसपास लग रहा है, तो 17 9 जा करते हैं करके, अगर 9 जा हो रहा है तो ये आंसर है, 8 जा हो रहा है तो ये आंसर है। ठीक है, तो 97, ये आपका 6353, ये आ गया, इसका मतलब ये 9 समथिंग कुछ होगा, 94.6 आंसर आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 5 gram of Na2SO4 was dissolved in X gram of H2O. Change in freezing point was found to be this, इतना परसेंटेज आयनाइजेशन है, X की वैल्यू आपको बतानी है, कितने आपने कितने ग्राम H2O में उसको डाला। तो ऐसा करते हैं, मोल बार बार काम आएंगे Na2SO4 के, तो Na2SO4 के पहले मोल निकाल लेते हैं ताकि ये चीज तो खत्म हो, तो मोलर मास निकाल लेते हैं 46 प्लस 32 प्लस 64। जहां आपको लगे ज्यादा कैलकुलेशन है तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा आगे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 46 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110, 110 और 32, 110 और 32, तो 142 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 142 मोल कितने हो जाएंगे 5/142,
अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, शिट। निकाल लो, आलस नहीं करो, लगातार बने रहो, जगे रहो, सुनते रहो। SO4 2 माइनस, ये हो गया 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा। आई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 0.815 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1.63। तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.63। डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। ये हो गया डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 3.82 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2.63 मल्टीप्लाई बाय के एफ 186 आपका दे रखा है पानी के लिए। बहुत ही अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन और आसान है, दिख रही है होगी आपको वैसे भी। 5 अपॉन, अब इसका क्या बोल रहा है 5 अपॉन 142, और इसका x ग्राम आपको बताना है इंटू 1000। x की वैल्यू निकाल लो। अब कुछ वैल्यू तो आपको भी निकालनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे, a solution is prepared by mixing 8.5 gram of CH2Cl2 11.95 ग्राम ऑफ CHCl3। जल्दी बताओ बेटा CHCl3 का नाम क्या होता है असल में ऑर्गेनिक में, बस टाइम खत्म। क्लोरोफॉर्म। If vapor pressure of CH2, Cl2 and CHCl3 at 298 Kelvin is this, then mole fraction of CHCl3 in vapor form। ठीक है, आपको प्योर वेपर प्रेशर दे दिया, आपको सॉल्यूशन से जो भी आपकी वेपर बनेगी, अब वेपर किस किस की बनेगी बेटा CH2 Cl2 की बनेगी और CHCl3 की भी बनेगी। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन CHCl3 के वेपर फॉर्म में बताने हैं, जिस ठीक है चलते हैं। इसका मतलब YCHCl3 की वैल्यू आपको बतानी है इस केस में। आ जाते हैं तो PS की, अच्छा PS की वैल्यू आप पहले ही निकाल लो, तो कितनी होगी आपकी प्योर वेपर प्रेशर जो भी दे रखा है CHCl3 का इंटू एक्स ऑफ CHCl3 प्लस P नॉट किसका CH2Cl2 और X CH2Cl2, ये हो जाएगा। PS की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके लिए एक मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। CH2Cl2 का आपका जल्दी से निकाल लेते हैं, 12 मोलर मास निकाल लेते हैं ताकि मोल्स आ जाए फटफट। तो मोलर मास ऑफ CH2Cl2, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 71, तो ये आपका आ जाएगा 85। तो मोल्स कितने आ गए CH2Cl2 के 0.5, क्योंकि 8.5 दे रखा है। ऐसे ही आपका CHCl3 का मोल निकाल लो, कितना आ रहा है मोलर मास देखो इसका कितना आ रहा है 12 प्लस 1 प्लस 35.5 और 71। ठीक है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 106.5, ठीक है 35.5 इंटू 3 यही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। 13 को अगर अपन प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा 119.5। तो इसकी भी मोल कितने आ जाएंगे, N ऑफ CHCl3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, नहीं हाँ 0.1, और इसकी मोल कितने आ जाएंगे 0.1 आ रहे थे। दोनों के मोल बराबर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का कितना हो जाएगा 0.5 क्योंकि दोनों के मोल बराबर है। तो P नॉट की वैल्यू कितनी है CHCl3 के लिए 200 प्लस 200 इंटू 0.5 प्लस 415 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 615 का आधा, तो ये कितना आ रहा है 10 नहीं 3
07.5, ये हो गया। अब देखो बेटा, काम की बात अब चालू होती है। वेपर फॉर्म का, वेपर फॉर्म में CH Cl3 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या रहता है, PS इंटू YCH Cl3। ये वाली इक्वेशन, ये एक तरीके से वेपर प्रेशर किसका है, CH Cl3 का है। किसमें आपका वेपर प्रेशर है, CH Cl3 का, जो भी आपका उड़ा। यही वेपर प्रेशर, ये एक तरीके से पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो आप, CH Cl3 का वेपर फॉर्म में। तो वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सेम। तो पार्शियल प्रेशर तो ये हो गया, वेपर प्रेशर आपके रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, P नॉट CH Cl3 इंटू X CH Cl3, दोनों को क्या कर दो आप, बराबर कर दो। तो बराबर कर देते हैं, अरे सॉरी क्या दब गया भैया, मैजिक हो गया एकदम से, भूत आ जाते हैं रात को। 200 इंटू 0.5 और 300.5 इंटू वाई की वैल्यू, तो इसको आप निकाल लो, कितना आ रहा है, लगभग 0.33 के आसपास आ रहा है, तो 0.325 पता क्या चला। ये आपका 100 बटा 300 लगभग 0.33 होता है ना, तो 0.325 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। फॉर 1 मोलर aqueous solution of the following compound, which of the following show highest freezing point। भाई जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, जिसके सॉल्यूशन में डिप्रेशन ज्यादा होगा, किसमें, इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का कम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, अगर आपका डिप्रेशन ज्यादा होगा तो FP क्या होगा, कम। तो हम देख लेते हैं कि जिसके आयन ज्यादा मिलेंगे, अब सबका कंसंट्रेशन तो सेम है, इसका मतलब डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि आपका KF तो सेम है, सबको अपन एक्वस सॉल्यूशन ही ले रहे हैं, मतलब सबके लिए पानी ही है असल में सॉल्वेंट। तो KF की वैल्यू सेम, मोलैलिटी की वैल्यू सेम, बस I की प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसकी I की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें डिप्रेशन क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ही क्या होगा, कम। तो जिसमें आई की वैल्यू सबसे कम होगी, अब सबसे कम आई की वैल्यू किस में होगी, किस में होगी, किस में होगी, किस में होगी, किस में होगी। अब ये तो आपका 2 देगा, ये आपका 4 देगा, ये आपका 3 देगा, ये आपका 4 देगा, ये आपका 2 देगा, ये आपका 1 देगा, तो आंसर क्या हो गया, 2। जितनी आई की वैल्यू कम, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 5 molar solution was prepared by dissolving non-electrolyte non-volatile solute separately in solvent X and Y। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो बता रखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज m टाइम्स टू डेट ऑफ सॉल्यूशन इन Y। अब देखो, अब आपको रिलेटिव लोअरिंग बता रखा है, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला जो अपन ट्रिकी वाला फॉर्मूला जो अपन ने स्लाइड में देखा था, इससे पहले वाले स्लाइड्स में, तो वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में पहले से रिलेटिव लोअरिंग बोला है। और रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो इसमें अपन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अपन ने ट्रिक वाली सीखी थी, जिससे एक्यूरेट आंसर आता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो, कोई सॉल्वेंट है, कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूट है, हमें नहीं पता वो क्या है। एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट X में डाला और एक बार आपने किस में डाला, उसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट Y में डाला। ठीक है, इसको तिजोरी में संभाल के रखो, mx का वैल्यू क्या है। अब मैं क्या बोलता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला आप पहले लिख दो, P नॉट माइनस PS। अब देखो वेपर प्रेशर तो बता नहीं रखा है,
लेकिन हमको इतना पता जरूर है कि ये जो भी रिलेटिव लोवरिंग होती है वो किसके बराबर होती है, x ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर होती है। अब क्वेश्चन में बता रखा है एक चीज कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब जो भी मोल फ्रैक्शन आपके सॉल्यूट के हैं वो क्या हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट अपॉन n ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट के मोल के सामने सॉल्यूट के मोल क्या है, तुच्छ, कुछ भी नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। तो अपन रिलेटिव लोवरिंग इसके बराबर होती है। तो ऐसा करते हैं, दोनों के अंदर आपका क्या है, 5 मोलाल सॉल्यूशन है, पर सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, आपका दोनों का ही आपका मोलालिटी क्या है, सेम। तो ऐसा करते हैं, मोलालिटी के लिए हम क्या मान लेते हैं, दोनों के अंदर 5 मोल डालें। अगर दोनों की मोलालिटी सेम डालनी है तो इसके अपन भी क्या बोलते हैं, 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 kg ऑफ सॉल्वेंट एक्स। सेम यही असम्पशन आपको इसके लिए मानना पड़ेगा, बस जो पूरी वैल्यू होगी पूरा असम्पशन सेम है, बस जस्ट एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई। अगर मोलैलिटी सेम चाहिए तो ये असम्पशन सेम टू सेम वाई के लिए भी मानना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, तो सॉल्यूट के मोल तो कितने हो गए भैया, दोनों के लिए 5, और सॉल्वेंट के मोल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं x की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000/mx, और यही अगर अपन n ऑफ सॉल्वेंट और y के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 1000/my। हो गया, आप कंपेयर कर लो। अब रिलेटिव लोवरिंग अभी जस्ट बताया मैंने, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगी, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आपने एक चीज बता दी है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल देन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके बराबर कर लिया आपने, ऐसा कर लिया। इसकी लोवरिंग एक्स की देख लेते हैं, तो 5/1000/mx, ये वैल्यू m टाइम ज्यादा होगी किससे, क्योंकि क्वेश्चन बता रखा है कि इसकी रिलेटिव लोवरिंग जो भी है मतलब x की वो m टाइम ज्यादा है y वाली से। तो रिलेटिव लोवरिंग इसकी कितनी हो जाएगी, y की 5/1000 डिवाइडेड बाय my, ऐसा हो जाएगा। mx ऊपर ले लो, my ऊपर ले लो, तो ये 5 तो कट जाएगा, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ये 5 और 1000 तो कट गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, mx/my, my को इधर ले जाना, तो वो किसके बराबर होगा, m के, और mx/my कितना है, 3/4, तो आंसर क्या आ गया, 3/4। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, बस आपको क्वेश्चन में ये समझना था कि दोनों की मोलैलिटी आपकी सेम है, तो दोनों के लिए असम्पशन भी क्या होगा, सेम। ठीक है, फिर अपन ने ये मोल्स निकाल लिए, सॉल्यूट के भी निकाल लिए, सॉल्वेंट एक्स के भी निकाल दिए, सॉल्वेंट वाई के भी निकाल लिए इस असम्पशन से। जैसे ही निकाले फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूले की कंडीशन को अप्लाई किया, जो भी क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी रिलेटिव लोवरिंग एक्स की m टाइम ज्यादा है, तो m टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अच्छे क्वेश्चन से काफी जो आज अपन ने जिनका डिस्कशन किया, ये जेईई मेन 2018 में है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा मानता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट है जेईई को इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, और जितने भी कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं वो आपके बिल्डअप हो गए होंगे आई होप इस वीडियो से। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोर अपडेट्स के लिए आप लिंक्स वगैरह को देखते रहिए।